नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों और प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासन बनाए जाने की भांति ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी ब्लॉकों और ग्राम सभाओं में प्रशासक के रूप में नामित किए जाने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने इसमें आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। सीएम ने ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। सीएम ने कार्यवाही का भी भरोसा दिया है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो सीएम ने ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन से मिली बड़ी खुशखबरी। 582 मलिन बस्तियों को मिली राहत। 3 साल तक गुजरने का खतरा टला। अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी। तीसरी बार बढ़ाया गया अध्यादेश का कार्यकाल। उत्तराखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर मलिन बस्तियों को लेकर राहत दी है। राजभवन ने मंगलवार को उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है। अगले 3 साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गई थी। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिसमें बस्ती वासियों को 3 साल की राहत मिल गई थी। 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लेकर आई, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में खत्म हो गई थी। तो 580 से ज्यादा जो मलिन बस्तियां हैं उनको राहत मिली है। हमारे साथ भाजपा के विधायक खजान दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दास जी आपका। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। दास जी, क्योंकि मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्या कुछ सोचकर ये कदम उठाया गया? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा निशाना साधा जाता है राज्य सरकार पर। देखिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मलिन बस्तियों को जो राहत दी है और 3 साल का अध्यादेश जो अभी लाया है, और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मलिन बस्तियों का जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको आवाज देने की बात है, सबका साथ सबका विकास को लेकर के जिस तरह से चिंता कर रहे हैं, तो इसलिए इनके बारे में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अभी हमारी सरकार विचार कर रही है कि किस तरह से उनको पुनः अध्यादेश में फिर दोबारा लाना पड़े, क्योंकि तीसरी बार अध्यादेश आया है और इस समय कोई न कोई रास्ता निकल कर जाएगा, ये मेरा कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है दास जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अध्यादेश के सहारे बार बार जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो अवस्था है, जो हालत है मलिन बस्तियों की, उसमें कोई सुधार नहीं है। उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, पहले तो मैं मलिन बस्तियां नहीं कहना चाहूंगा, इस शब्द को मैं हटाना चाहूंगा अपने शब्दों से, इसलिए कि क्योंकि वहां पर कोई बस्ती नाम का कोई ऐसी चीज नहीं, पक्के मकान सबके बने हुए हैं। किंतु अभी जो हमारी रिश्पना नदी है और चाहे अन्य क्षेत्र हो, कहीं कहीं जो पूरे प्रदेश की 500 बस्ती की हम बात करते हैं, तो कुछ ही ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पर बस्तियां होगी ऐसे जिसमें झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। हमारे साथ तो सारे अधिकतर मकान पक्के हैं, वहाँ पे सड़क का निर्माण हो गया है, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, सड़कें पक्की बन गई है, इसलिए बिजली पानी वहाँ पे दिया गया है, बिजली की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम मलिन बस्ती को नहीं कह सकते कि जब सरकार ने इतना पैसा वहाँ पर खर्च कर दिया है तो कोई उनको उजाड़ने का कोई औचित्य नहीं है, और इस तरह से जो है हमारी सरकार दास जी वापस लौटूंगी, उजाड़ने का किसी का काम। ठीक है,
हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी। मलिन बस्तियों को लेकर एक बार फिर से सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। उनकी हंसती खेलती जिंदगी को नहीं उजाड़ने का ये फैसला लिया गया। 3 साल की अवधि बढ़ा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर में 582 मलिन बस्तियां हैं और सरकार ने वर्ष 2016 को कांग्रेस शासनकाल में एक नियमावली बनाई थी जो कैबिनेट में पास हुई और विधानसभा में बहस हुई और बहस के बाद 2 अक्टूबर 2016 को करीबन 70-80 लोगों को मालिकाना हक देने का कार्यक्रम भी कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दिया था। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हाईकोर्ट ने जो आदेश किए थे उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल का अध्यादेश लेकर आई और फिर 3 साल का लेकर आई और अब फिर 3 साल का है। लेकिन दास जी कह रहे हैं, ठीक है, अध्यादेश तो बार बार लाया जा रहा है, हालात में कितने सुधार है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे राजकुमार जी। लेकिन दास जी का कहना है कि वो उस बस्ती को मलिन बस्ती नहीं मानते। चलो मानते, मलिन बस्ती नहीं मानते, हम कहते हैं चलो मोहल्ला इलाका ही मानते हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक तो दे दो जो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। खजानदास जी, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करो। ये अध्यादेश से काम नहीं चलने वाला है। हर बार वादा करते हैं कि सरकार सत्ता में आई तो हम मालिकाना हक देंगे, मालिकाना हक देंगे। आज तक कहाँ किया गया? कोई नियमावली नहीं बन पा रही है। बस आखिरी में 3 साल जब रह जाते हैं फिर 3 बढ़ा देते हैं। अरे 3 साल का ही क्यों? और अध्यादेश से काम नहीं चलने वाला है। इसको तो मालिकाना हक चाहिए। जब शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए के काम उन क्षेत्रों में करा दिए हैं तो मालिकाना हक देने में क्या दिक्कत आ रही है? दास जी, मालिकाना हक देने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी का मैं व्यक्तिगत तौर से सम्मान करता हूँ, किंतु जो 16 का जो इन्होंने शासनादेश जीओ लाया था उसमें 582 लोगों के लिए राहत नहीं मिल पा रही थी। उसमें कुछ ही लोगों को उस समय राहत मिल रही थी। उस जियो को पढ़ लीजिएगा, उस जियो में देखिएगा कि क्या उस समय राहत नहीं मिल रही थी तो राहत वाली आप नियमावली बना देना। आप मलिन बस्ती का व्यक्ति नहीं आप राहत हमारी तो आप राहत वाली नियमावली बना दें। अध्यादेश से काम नहीं चलने वाला है। उनके घर बने हैं, हम उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। मैं दूसरी बार को दोहरा रहा हूँ। हम अभी तो 250 मकान तोड़े गए, 500 मकान तोड़ने गए, 250 तोड़े गए, नोटिस चिपका दिए गए। जब हम करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो हम उजाड़ने का तो कोई वही नहीं बनता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लिया जाए कल के दिन हमारी एलिवेटेड रोड बनती है या कहीं पे कोई ऐसा कोई आता है कि जिन्होंने एकदम नदी के किनारे ही बना दिया है और उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, किंतु फिर भी उनको आवास की सुविधा देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये मैं दावे के साथ। लेकिन 12 साल से खजानदास जी हालत तो वही है, वोट बैंक सामने की कोशिश की जाती है, वोट मिलने के बाद हालात में कोई सुधार नहीं होते। देखो सुश्री जी, बहुत सारे इश्यू होते हैं, बहुत सारे इश्यू पे एक एक बिंदु पर विचार विमर्श करना होता है और कितना घर उसमें आ रहे हैं जो जिसको हम मलिन बस्ती की नाम दे रहे हैं, मलिन बस्तियों को कर रहे हैं, वो सारा सर्वे होकर के पहले भी हुआ था, 16 में भी हुआ था और अब भी होगा। पूरा विचार विमर्श करने के उपरांत ही कोई निर्णय सरकार लेती है, तो इसी के निमित्त समय इसमें 12 साल इनफ होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राजकुमार दास जी का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अध्यादेश लागू करके इसे ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। देखिए, अभी इन्होंने फ्लड जोन के नाम पर नहीं रखा गया है। 400 कुछ मकान तोड़े थे 16 में 2 अक्टूबर में इन्होंने एक जियो जारी किया था, उसके तहत उस जियो को पढ़ लीजिएगा। उस जियो के तहत जियो में सुधार हो सकता है। अगर जियो में कमी आपको लग रही है, कांग्रेस शासन काल में जियो में कमी लग रही है तो उसको सुधार करो। दिक्कतों को हमारी सरकार दूर करेगी और 3 साल सुधार करो। 20-15 साल मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं फ्लड जोन के नाम पे, कहीं एलिवेटेड नाम पर सारे मकान तोड़े जा रहे हैं। गरीब लोग कहाँ से किसी का मकान टूटा नहीं है, 2 कमरों का मकान किसी का मकान छेड़ा नहीं दिया जा रहा है। दावत के साथ कहता हूँ, हमने कहा है ना 250 मकान तोड़े हैं, अभी तोड़े नहीं है। सुना में कार्ड बना सकते हैं, काम नहीं करती है, बताने का काम करती है। ये स्वामी जी की सरकार है और इसमें पूरी तरह से हम लोग सत्यता के आधार पे काम करेंगे। चलिए, अब
बस्ती वासियों को तो राहत मिल गई है। बहुत शुक्रिया खजानदास जी आपका, राजकुमार दास जी हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, 580 से ज्यादा जो मलिन बस्तियां हैं उनको राहत दे दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार की तरफ से जिस अध्यादेश को लाने का काम यहाँ पर किया गया था ताकि मलिन बस्तियों को बचाया जा सके, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है जो तो अभी शुरू नहीं हो पाई थी, उस प्रक्रिया को तय समय पर शुरू करने का काम यहाँ पर किया जा सके, उस अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। सरकार की तरफ से 3 साल तक इस अध्यादेश को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया था। 2 बार इससे पूर्व में राज्य सरकार इस अध्यादेश को यहाँ पर आगे बढ़ा चुकी है और 3 साल के लिए आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी 2027 तक जो राज्य की जो पंजीकृत जो मलिन बस्तियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है, 582 ऐसी मलिन बस्तियां जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ, उन सभी बस्तियों को बचाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो राज्य सरकार ने जो कदम उठाया था, उस कदम के तहत आज इस अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिली और ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत राज्य सरकार के लिए भी कही जा सकती है, मलिन बस्तियों के लिए भी ये बड़ी राहत यहाँ पर कही जा सकती है। क्योंकि अभी तक इन सब चीजों को लेकर जो सियासत हो रही थी, जिस तरीके से इन लाखों लोगों पर उनके आवास उजड़ने का खतरा मंडरा रहा था, उसको अब पूरी तरीके से राहत यहाँ पर मिल चुकी है और अब लोग चैन की राहत की सांस यहाँ पर ले सकते हैं। यानी अगले 3 साल के भीतर राज्य सरकार इन बस्तियों को नियमितीकरण करने की प्रक्रिया या फिर इनको जो दूसरे जो आवास यहाँ पर बनाने हैं, इनका जो पुनर्वास करना, विस्थापन करना, उसको लेकर जो प्रक्रिया यहाँ पर करने की जो कार्रवाई सरकार करनी चाहिए थी, उसको लेकर अब समय यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बड़ी राहत की खबर है और ये कहा जा सकता है कि चाहे आपका देहरादून हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो या फिर उधम सिंह नगर हो, रुद्रपुर हो, यहाँ पर जो पंजीकृत जो मलिन बस्तियां हैं उन बस्तियों को अब राहत बड़ी यहाँ पर मिल गई, अब उनको उजड़ने का खतरा उनके ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल अभय, सवाल ये बनता है क्योंकि बार बार साल 2018 की बात करें तभी अध्यादेश लागू कर दिया गया था, 2021 में आया, 2024 में बार बार ये राहत तो दे दी जाती है लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, या तो मालिकाना हक दे दिया जाए। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है अभय? जी बिल्कुल, इस रूप में से यह समझा जा सकता है कि जो तत्कालीन जो पूर्व की जो हरीश रावत जो सरकार थी उनके समय जो मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की जो कवायद शुरू हुई थी, अगर उस कवायद को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाता है तो फिर एक बड़ी राहत यहाँ पर मलिन बस्तियों को यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि 582 ऐसी चिन्हित मलिन बस्तियां हैं जो पंजीकृत यहाँ पर की गई है, उनको लेकर अभी ये कह सकता है कि जो नियमावली यहाँ पर बननी थी नियमितीकरण की, वो यहाँ पर नहीं बन पाई है। पुरानी नियमावली पर इस समय सरकार ने कुछ तरीके के ये कह सकता है कि संशोधन करने का काम यहाँ पर जरूर किया था, लेकिन उस संशोधन को भी आगे लागू करने का काम यहाँ पर ही किया गया था। तो ये समझा जा सकता है कि जो सरकार की अभी सरकार की तरफ से जो तीव्र कार्रवाई यहाँ पर चलनी चाहिए थी, तेज कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी मलिन बस्तियों को नियमितीकरण की लेकर, उस पर अभी सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये अभी ये कह सकता है कि सरकार का ध्यान इस दिशा में नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी जो चीजें हैं, जैसा आपको राहत के लिए जो चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो राहत देने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। सरकार प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना काम यहाँ पर कर रही है। सरकार के पास जो प्राथमिकताएं कि पहले किस रूप में विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से कर रही है। मलिन बस्तियों में किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, इस पर स्थानीय सरकार ध्यान देती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वही पंचायतों में चुनाव न कराने और प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर आक्रोश प्रकट कर रही है। वही सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत करार दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशासकों की नियुक्ति की है। जो जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है उस संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई हैं, और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की,
के कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके हमेशा प्रधानों की और ब्लॉक प्रमुखों के साथ खड़ी रही है। लेकिन संविधान के तहत और न्याय विभाग की राय के बाद कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं हो सका। लेकिन जिले में, ब्लॉक में कार्य किसी भी प्रकार से बाधित न हो, इसके लिए जिला पंचायत में प्रशासन की नियुक्ति की गई है। वहीं कोटद्वार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां से एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ी पड़ाव निवासी एक महिला ने अपने देवर पर उसके बेटे को जलाने का आरोप लगाते हुए बाजार चौकी पुलिस में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने पीड़िता पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करवा दिया। एक वकील के द्वारा पीड़िता का वीडियो भी वायरल करने के बाद पीड़िता की तहरीर पर गला जलाने के मामले में मुकदमा दर्ज करा गया। पहले तो बाजार चौकी पुलिस मामले को दबाती रही, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। वहीं एएसपी का कहना है कि वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बाजार चौकी से बोल रही हूँ। मेरे लड़के को मेरे देवर ने जलाया, मारा, जला दिया, पूरा गला मारा और मेरे लड़के को मारा। मैं चौकी में गई, रिपोर्ट भी लिखवाई, अर्जी दी और हमसे जबरदस्ती सेंड करवा लेना, जेल कर देंगे तुम्हारे लड़के को और नहीं तो फैसला लो। हमने सेंड कर दिए। मेरे लड़के को बहुत ही जल रखा है और क्या होगा ऐसे तो मेरे लड़के को किसी दिन मार देंगे, कुछ भी नहीं करने के। अन्य कह रहे मैंने मैं चौकी में जा रही हूँ, अपने लड़के को लेकर रिपोर्ट लिखवा कर दिखाऊं, अन्य क्या देते हैं। अब आपको सीधे ले चलते देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे सुनिए। श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा ध्यानी जी ने बताया, एक और पुस्तक आपके द्वारा रचित विश्व इतिहास दर्शन, और इस पुस्तक का भी विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सच में रचना करना बड़ा कठिन काम है, लिखना भी बड़ा कठिन है, और उसमें से भी उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पर जाना, जिसके बारे में जिनका विशाल अध्ययन है। आपने तो लिखा ही, अध्ययन किया होगा, इसीलिए लिखा है। और श्रद्धेय कुशियारी जी ने बहुत कम, मुझे लगता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो थोड़ी देर तक और बोलते रहें। उनका भी एक व्यापक उसमें अध्ययन रहा है। भाइयों बहनों, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी, अभी तक हम लोग उनको जो जानते हैं, ज्यादातर उनका परिचय है एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और मैं भी बहुत 2 दशक से ज्यादा समय से उनको नजदीक से जानता हूं। परंतु अपनी अब जो इन्होंने ये कृतियां, उत्कृष्ट कृतियां, इनके माध्यम से वो आप भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक ध्वजवाहक के रूप में भी काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है। वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने विद्वान प्रोफेसर श्री विष्णुपद महापात्र जी का योगदान इस कृति को और भी समृद्ध बनाता है। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री ध्यानी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको हम सबके समक्ष भी रखा है, और एक नई पीढ़ी के लिए, एक उनके प्रेरणा के लिए उनको किस रूप में जाना चाहिए। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया है
ये पुस्तक न केवल विद्वानों और जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी रहेगी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरक होगी। हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसको भी भारतीय दर्शन में जिसकी रुचि हो। भाइयों बहनों, उपनिषद भारतीय संस्कृति और दर्शन की जो अमूल्य निधि है, जिसने न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का मार्ग दिखाया है। अभी कुछ दिनों से मैंने ये प्रयास किया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, अपना व्याख्यान दिया, और व्याख्यान देने के बाद जब वो वापस लौटकर आए, कोलंबो में, जाफना में, अनेक स्थानों पर जो उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों को मैं पढ़ रहा था, तो तब ध्यान में आता है कि वास्तव में जो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो संपूर्ण विश्व को एक रूप में मानने वाली है। पूरे दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मानने वाली है। आज तमाम प्रकार की बातें चलती हैं और हम इसमें थोड़ी देर के लिए सोचें। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें लिखा है, उनके व्याख्यान में है कि एक हमारा जो, जिसके बारे में अभी गणी भाई कह रहे थे कि हमने हिंदू स्टडी सेंटर, तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। खबरों में बढ़ते आगे, आबकारी विभाग और प्रवर्तन की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। आबकारी टीम को सूचना मिली कि ग्राम पिधोली एक व्यक्ति हरियाणा बैंक की शराब कम दाम में बेच रहा है। आबकारी और प्रवर्तन दल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम पिधोली में दबिश के दौरान व्यक्ति के घर से 7 पेटी और 2 बोतल जूस, कुल 80 से ज्यादा बोतल विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्यवाही में आबकारी ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वहीं उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कई अभूतपूर्व पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसमें कूड़े के सेग्रीगेशन से करोड़ों की कमाई, तो वहीं कूड़े से बिजली बनाने की भी अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जोशीमठ में कूड़े के सेग्रीगेशन करके उनके इनकम जनरेट की जा रही है। उत्तराखंड शहरी विकास में मिली जानकारी के अनुसार जोशीमठ में कूड़े को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें से उपयोग और रिसाइकल करने वाली चीजों को निकालकर उससे इनकम जनरेट की जा रही है। शहरी विकास की एडिशनल डायरेक्टर ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि जब से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, पिछले 3 से कई सालों से इस तरीके का इस्तेमाल करके 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया गया। ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें हमने हमारे प्रदेश में काफी प्रयोग हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जोशीमठ में उन्होंने पिछले 4-5 सालों में 1 करोड़ से अधिक की आय जनरेट की है, ये एक मिसाल बनी है। उसी तरह अगर हम बात करें अपने धामों में, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में डीआरएस सिस्टम लागू किया गया है, जहां पर डिजिटल डिस्पेंस सिस्टम, जो बॉटल्स हैं उस पर QR कोड लगाया जाता है और जब लौट के आती है तो पैसा उसको ग्राहक को वापस मिलता है। तो उससे काफी मात्रा में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो मैनेज हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो वहां पर इस प्रयोग के तहत महिलाओं ने कमान संभाली है और उन्होंने एक कंप्लीट सोल्यूशन कचरा उठान का और कचरा निस्तारण का दिया है। हमारे प्रदेश में एक अभिनव पहल यह भी हुई है कि एक प्रदेश का पहला पुरुष स्वयं सहायता समूह है जो लाल कुआं में कार्यरत है और वहां पर उन्होंने कचरा प्रबंधन का कंप्लीट सोल्यूशन दिया है, सफाई से लेकर के और उसका छटाई और निस्तारण तक ये पुरुष स्वयं सहायता समूह कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।